1970 के दशक में जब फ्लॉपी डिस्क भी गोल्ड स्टैंडर्ड की होती थी, उस वक्त से आज तक कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की स्पीड करीब 1 लाख गुना तेज हो गई है। आज हम $1000 में ऐसे कंप्यूटर खरीद सकते हैं जिनकी सोचने की शक्ति या कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी एक छिपकली जितनी होती है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। मगर 2020 या 2025 तक हम $1000 में ऐसे लैपटॉप खरीद सकेंगे जिनकी कंप्यूटेशनल पावर एक इंसान के दिमाग जितनी होगी। ये तो सच है कि आर्टिफिशियल ब्रेन की IQ 0 से 200 तक पलक झपकने जितनी तेजी से पहुंची है, लेकिन ऐसी ही ट्रेजेक्ट्री उस ग्रह पर क्या करेगी जो हमसे मुश्किल से 500 साल आगे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे दिलचस्प बात तो है उसके एवोल्यूशन की पेस। हम तो आज भी डार्विन के एवोल्यूशन से ही चिपके हैं, लेकिन मशीनें ऐसा नहीं करेंगी। अगर हम कोई सोचने समझने वाली मशीन बना लेंगे तो वो खुद को बहुत जल्दी बेहतर बना लेगी। 1948 में मैथमेटिशियन जॉन वॉन नॉमन ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जो इतनी बुद्धिमान थी कि खुद अपनी कॉपी बना सके। हर कॉपी अपने पिछले मॉडल से ज्यादा बेहतर थी और वो भी कुदरत की तरह अपने डिजाइन को बेहतर बना रही थी। लेकिन मशीन का एवोल्यूशन हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से कहीं ज्यादा तेज होता है। आज वॉन नॉमन की मशीनें बड़ी ही क्रूड फॉर्म में हैं। अगर कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से ज्यादा एडवांस हो तो क्या वहां रहने वाले जीव सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे? वो दबंग जीव होंगे? क्या हमारा सामना पहली बार सुपर इंटेलिजेंट मशीनों की एक प्रजाति से होगा? हम किसी ऐसी ही प्रजाति से बात कर पाएंगे जो कम से कम हमारे जितने ही बुद्धिमान हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेवलपमेंट के मामले में हमसे 50 या 100 साल आगे हो? शायद नहीं। ज्यादा उम्मीद तो यही है कि वो हमसे शायद हजारों, लाखों या उससे भी ज्यादा साल आगे हो। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि अगर हमें उनका कोई सिग्नल मिला हो तो हो सकता है कि वो सिग्नल किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा हो, ना कि किसी बड़ी बड़ी आंखों वाले एक सॉफ्ट से ग्रे जीव से। किसी दूर दराज के ग्रह पर जीवन की किताब में शायद अब कोई बायोलॉजिकल जीव बचा ही ना हो। और अगर मैकेनिकल जीवों को ज्यादा पावर मिल जाए तो इस बात की कोई सीमा नहीं कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद को रीऑर्गेनाइज कर लिया हो, अपने थिंकिंग लोड को अपनी प्रजाति के कई और सदस्यों में बांट दिया हो, वैसे ही जैसे कंप्यूटर की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। अब आप ही सोचिए ना कि वो एलियन सिर्फ इतने ही इंटेलिजेंस से खुश कैसे हो सकते थे जो उनके सिर के अंदर समा जाए। एलियन एवोल्यूशन से मशीन वाला एक ऐसा ग्रह बना जिसमें लाखों एलियन के दिमाग की इंटेलिजेंस समाई थी। अगर ऐसे एडवांस्ड जीव हैं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? और क्या हम उन्हें वाकई पहचानना चाहते हैं? अगर वो हमें अपना दोस्त समझेंगे या फिर अपने लिए एक खतरा मानेंगे, या पृथ्वी को एक ऐसी दुनिया की तरह देखेंगे जिसे वो जीत सकते हैं। हम नहीं जानते कि एलियन देखने में कैसे होंगे या हम उन्हें कैसे नजर आते हैं, लेकिन इस महिला ने उनकी सोच को समझने की कोशिश की है और इन्हें लगता है कि इन्हें जवाब मिल चुका है। जब से इंसान ने रात के आसमान को देखना शुरू किया है, तभी से वो ये भी सोचता रहा है कि क्या वहां से भी हमें कोई देख रहा है। हम जानना चाहते हैं कि एलियन दिखते कैसे हैं और हम उन एलियन को कैसे दिखते हैं। अगर अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीव रहते हैं तो क्या उन्हें भी पृथ्वी घूमने फिरने लायक लगती होगी? 29 मई 2008 अंतरिक्ष में करीब 5 करोड़ किलोमीटर दूर टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक बड़ी ही एडवांस्ड नस्ल की आंखें पृथ्वी पर जीवन के संकेत ढूंढ रही थीं। वो एलियंस तो नहीं थे, पर वो भी अपने आप में बड़ा ही अनोखा था। वो था नासा का स्पेस प्रोब एपॉक्सी। उसे अंतरिक्ष में उल्काओं को बेहद करीब से देखने के लिए भेजा गया था और एपॉक्सी ने कुछ देर के लिए अपने लेंस पृथ्वी की ओर भी घुमा दिए थे और तब हमने पृथ्वी को वैसा देखा था जैसे एलियन हमें देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट सारा सीगर भी उस एपॉक्सी टीम में थी। सारा वैसे तो एक्सोप्लैनेट की स्टडी करती हैं और वहां के वायुमंडल और इकोसिस्टम के सुराग ढूंढती हैं, लेकिन एपॉक्सी से उन्हें देखने का यह मौका मिला कि एक एलियन एस्ट्रोनॉमर को हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती होगी। अगर हम ये मान लें कि हम पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हम पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी पा सकते हैं? एक एलियन पृथ्वी के रोटेशन रेट को देख सकता है,
उससे ये भी पता लग सकता है कि पृथ्वी पर अलग अलग रिफ्लेक्टिविटी वाली सतह हैं, जैसे कि बादल, जमीन और पानी। वो यहाँ का मौसम भी देख सकते हैं। उन्हें वो वेरिएबिलिटी भी नजर आएगी जो पृथ्वी के रोटेशन रेट से नहीं जुड़ी होगी। उसके अलावा इपॉक्सी ने पृथ्वी के स्पेक्ट्रम को भी देखा। आप एक सफेद लाइट के अलग अलग रंगों को स्प्लिट करके ये देखिए कि उनमें से कोई रंग गायब तो नहीं है। उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। पृथ्वी के रंगों का स्पेक्ट्रम भी उस झंडे जैसा ही होता है जो ये बताता है कि पृथ्वी पर जीवन है। महासागरों का नीला रंग, बादलों की सफेदी और खेतों की हरियाली एक एक्टिव इकोसिस्टम के सबूत हैं। अगर कोई एलियन हमें दूर अंतरिक्ष से देख रहा होगा तो उससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन दिखेगी, जबकि वॉल्यूम के लिहाज से हमारे वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन है। दिलचस्प बात यह है कि अगर पृथ्वी पर जीवन नहीं होता तो यहाँ ऑक्सीजन भी करीब 1000 करोड़ गुना कम होती। ऐसे में पृथ्वी पर ऑक्सीजन होती ही नहीं और पृथ्वी पर जीवों ने ही ऑक्सीजन बनाई है। उनको भी इस बात का पता लग जाएगा कि हमारे वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन तभी हो सकती है जब वो लगातार किसी स्रोत से बनाई गई हो, और जियोफिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतनी ऑक्सीजन बना सके। उसे जीव ही बनाते हैं। एलियन शायद ये भी देख रहे हों कि पृथ्वी जीवों को सहारा दे सकती है, लेकिन वो ये नहीं देख सकते कि पृथ्वी भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी एडवांस्ड है। वो बहुत ध्यान से देखकर ही ये जान सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में पॉल्यूशन है और हमारे शहरों से हीट सिग्नेचर भी निकलते हैं। हमारी पृथ्वी के उन रंगों के अलावा कई और दूसरी चीजों को देखकर एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन बड़ी आसानी से हमारे बारे में अंदाजा लगा सकती है। लेकिन हमारे लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं है। उन एक्सोप्लैनेट की खोज ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी को उसकी हदों के पार ले जा रही है। अगर हम वो रंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नए टूल्स चाहिए। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डिमिटर सासलोव इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे गोल ग्रह हैं। मैं इनमें से कुछ को यहाँ डालकर ट्रांजिटिंग प्लैनेट दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से ये दोनों ये ट्रांजिटिंग देखो, है। इसका चांद भी है। डिमिटर की पत्नी शीला अपने पति के केपलर प्लैनेट फाइंडिंग प्रोब से प्रेरणा लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों के चित्र बनाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केपलर से भी हमें ऐसी ही चीजें मिलेंगी। इस ट्रांजिटिंग प्लैनेट का चक्कर लगाने वाला चांद भी है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये देखिए, ये है वो ग्रह जहां जीव रहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है। इस चुनौती से हम तारों के रंग या उन ग्रहों का अलग अलग बहुत प्रिसिशन के साथ पता नहीं लगा सकते। और ये चुनौती फैक्टर ऑफ 10 to 100 की है, जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे की चीज है। दूसरे ग्रहों के रंग देखने की कोशिश में सबसे बड़ी बाधा वही है जिसका सामना ज्यादातर फोटोग्राफर करते हैं, कैमरा शेक। अगर हम अंधेरे में कोई फोटो लेना चाहते हैं तो हमें वहां ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है और उसकी वजह से हम कैमरे को मूव नहीं कर सकते, वरना हमें साफ तस्वीर नहीं मिलेगी। पृथ्वी जैसे ग्रह इतने छोटे और इतनी दूरी पर हैं कि उनकी तस्वीर से एक डिजिटल कैमरे के 1 पिक्सल का सिर्फ 1000वां भाग ही भर पाता है। अगर वो जरा भी हिल गया तो पूरी तस्वीर को ही खराब कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी बहुत दूर की चीज की फोटो लेना चाहते हैं तो हम उस 1 पिक्सल को कई दिनों या कई सालों तक बिल्कुल स्टिल कैसे रख सकते हैं। डिमिटर ने उसका समाधान ढूंढा है एस्ट्रोकोम में। वो लेजर की मदद से एक टेलीस्कोप के कैमरे सेंसर को कई दशक तक प्रिसाइजली कैलिब्रेटेड रख सकता है। एस्ट्रोकॉम हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल खोज है, क्योंकि इसी की मदद से हम वो गैप भर सकते हैं। उन सारी दूसरी दुनियाओं के रंग देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में किन किन जगहों पर जीव हो सकते हैं। उसके बाद हम एलियन जीवों की खोज के अगले फेज का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम कहां तक पहुंच पाएंगे? हम और कौन कौन सी नई दुनिया देखेंगे? उन जगहों पर और किस किस तरह के अनोखे जीव मिलेंगे? बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि वहां भी पृथ्वी जैसे जीव हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान जैसे नहीं नजर आते होंगे। अंतरिक्ष में इतने सारे ग्रह हैं कि उनमें से कुछ पर जीव हो सकते हैं और हो सकता है कि हम इंसान जैसे अपने दूर के रिश्तेदारों से भी मिल सकें। हमारे जैसे जीव जो शायद हमारी ही तरह ये जानने को बेताब हों कि ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई और है या नहीं। जैसे जैसे हमारे टूल्स बेहतर होते जाएंगे, संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। ये बात तो साफ है कि हम अभी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के बिल्कुल नए दौर में हैं। आज से 500 साल पहले लोगों ने तारों के इर्द गिर्द घूमते ग्रहों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी हमें बहुत खोज करनी है। अभी सबसे बड़ी खोज बाकी है।
आज से 1000 साल बाद जब लोग हमारी पीढ़ी को देखेंगे तो पूछेंगे कि उनकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, और तब शायद वो यही कहेंगे कि हम अंतरिक्ष की सैर करते थे और इसकी शुरुआत भी हमने ही की। वो एलियन कैसे दिखते हैं? हमारी कल्पनाओं की क्या सीमाएं हैं? हो सकता है कि एक एलियन का असली चेहरा हमारे सभी साइंटिफिक स्पेकुलेशन को गलत साबित कर दे, लेकिन हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, भले ही हमें सारी जानकारी गलत ही मिले। हम शुरू से ही जीवों के बारे में जानने की कोशिश करते रहे और उनसे हमें डर भी लगता है, लेकिन ये दोनों बातें किसी एक ही स्रोत से उपजी होंगी। वो स्रोत है हमारी वो खोज जिसके जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों में हम कहां पर हैं। अगर इसका पता लग गया तो हमें इंसान की नियति का भी पता लग जाएगा।